बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। Definition of the intestinal obstruction as any condition interfere with normal perfusion and passage of intestinal contents। एक ऐसा कंडीशन जो कि नॉर्मल जो पैसेज है बाउल मोमेंट का, ठीक है, जो बाउल का जो नॉर्मल मोमेंट है उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल जो पेरिस्टालिसिस है इंटेस्टाइन की, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें जो बाउल जाता है, जो डिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें अगर कोई इंटरफेरेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है ना ट्यूमर हो जाता है या कोई इस तरह की और कोई डिजीज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से जब ये इंटेस्टाइन का जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता है, तो इसको इसी ब्लॉकेज को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। कैन इन्वॉल्व द स्मॉल बाउल, कोलोन और बोथ स्मॉल एंड कोलोन एज इन जनरलाइज इलियस। ये जो है ना स्मॉल बाउल कोलोन में भी होता है और दोनों कोलोन में और स्मॉल कोलोन में और स्मॉल दोनों में जो है ना एक जनरलाइज एलियस भी बनाता है। क्लासिफिकेशन है इसकी जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन 4 तरीकों से है। एक क्लासिफिकेशन जो है ना हम करते हैं इसको काजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि इसका काज क्या है, मैकेनिकल है या फंक्शनल है। मैकेनिकल का मतलब ये कि कोई जो है ना एक ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे इसने एक ऑब्जेक्ट ने इसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। एक है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जिसको हम एडायनेमिक भी कहते हैं, जिसमें अगर जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, इसी एब्सेंस ऑफ द पेरिस्टालिसिस की वजह से जब ये जो कंटेंट है ये आगे नहीं जाएगा, इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इसको फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। एक दूसरा है उसका ड्यूरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट मतलब ये कि फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड से ऑब्स्ट्रक्शन है, और क्रॉनिक ये कि मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन से ऑब्स्ट्रक्शन है। और तीसरा है एक्सटेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शल और कंप्लीट। एक तो ये कि पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि कुछ जो है ना कंटेंट जा सकता है और कुछ कंटेंट नहीं जा सकता, मतलब आधा रास्ता ब्लॉक है और आधा खुला है। और दूसरा है कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब है कि बिल्कुल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कोई इंटरसेप्शन हुई है या स्ट्रेंगुलेशन हुई है, इसकी वजह से जो है ना इंटेस्टाइन कंप्लीट ब्लॉक है। और टाइप है इसका चौथा नंबर पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल का मतलब ये कि जो है ना एक साइड से ऑब्स्ट्रक्शन है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये क्लोज लूप एंड स्ट्रेंगुलेशन, मतलब दोनों साइड से ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों साइड क्लोज्ड है। तो इसके तकरीबन 4 किस्म की क्लासिफिकेशन हुई। एक है काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल और फंक्शनल। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट है या क्रॉनिक है। और तीसरा है एक्सटेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शल है और कंप्लीट। और चौथा है टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्शन। अब आते हैं हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ। देयर इज फिजिकल ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमेन विच ड्यू टू। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना एक फिजिकल ब्लॉकेज, ठीक है, फिजिकल, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से अगर ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसको रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसकी 3 किस्में हैं। एक है इंट्राम्यूरल, कंजेनाइटल ट्यूमर, हेमाटोमा, इन्फ्लेमेटरी, या कोई कंजेनाइटल ट्यूमर की वजह से, मतलब ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर को ऑलरेडी आप समझते हैं कि ट्यूमर जहाँ पे होता है वहाँ पे सेल्स के नंबर में और साइज में एनलार्जमेंट हो जाती है। जब जैसा कि अगर इंटेस्टाइन के वे में एक्स्ट्रा सेल आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो वहाँ का जो रास्ते हैं वो तो बंद हो जाएगा, ठीक है। या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग की वजह से भी रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरा है एक्स्ट्राम्यूरल, एडहीजन, वल्वुलस हर्निया, एब्सेस, हेमाटोमा। या तो ये कि एडहीजन हुई है, वल्वुलस हर्निया मतलब ये जो इंटेस्टाइन है ये हर्निएट हो गया है, ठीक है। इसका जो है ना ये एक जो अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन अगर एब्डोमेन वॉल में हर्निएट होगा, ठीक है, तो इसका रास्ता बंद हो जाएगा,
ठीक है। और तीसरा है ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन, मेकोनियम, फॉरेन बॉडी इंफेक्शन, या जो है ना कोई स्टोन की वजह से, ठीक है, स्टोन अगर किसी ने एनगल्फ कर लिया, या मेकोनियम के वजह, मेकोनियम ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिस तरह की न्यूबॉर्न में जब वो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हो जाता है तो उस वक्त उसका फर्स्ट टाइम पे जो स्टूल है उसको मेकोनियम कहते हैं, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि जैसे बेबी डिलीवर हो जाते हैं हम कहते हैं उसने मेकोनियम पास किया कि नहीं। ये मेकोनियम जो है ना, ये फर्स्ट टाइम पे जो बेबी स्टूल पास करता है इसको मेकोनियम कहते हैं। तो अक्सर जो है ना इस मेकोनियम की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। या फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, या जो है ना अगर रेक्टम में कोई चीज़ चले जाए, ठीक है, या कोई इस तरह की इंजरी हो जाए, इस तरह की कोई और भी जो है ना इसकी काफ़ी सारी रीज़न हो सकती है कि कोई फॉरेन बॉडी की वजह से इंटेस्टाइन का जो वे है वो ब्लॉक हो जाए। अच्छा, दिस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी पार्शियल, ल्यूमिन नैरोड बट अलाउ ट्रांजिट सम कंटेंट और कंप्लीट, ठीक है। मतलब ये मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये पार्शियल भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कंटेंट जो है ना वो आगे जा सकता है, या कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट क्या कहेंगे हम, ल्यूमन टोटली ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है फिर ये, और ये जो पार्शियल और कंप्लीट जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको हमने क्लासिफाई किए है सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन। एक सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये कि इसमें कोई वेस्कुलर इम्पेयरमेंट नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ना किसी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक पाइप जा रहा है और इस पाइप के ऊपर आप पाँव रखते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इस प्रेशर के वजह से जो है ना जो पानी जा रहा है पाइप में बंद हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर जो है ना इंटेस्टाइन है इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, ठीक है, तो फॉरेन बॉडी की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा इंटेस्टाइनल वाल्स में, और उस वाल में, इंटेस्टाइन के जो वाल है इस वाल में अगर कोई ब्लड सप्लाई जा रही है तो वो ब्लड सप्लाई जो है ना प्रेशर की वजह से क्या होगी, अल्टरेड होगी, ठीक है। जो इसकी अल्ट्रेशन है, ठीक है, इसकी जो ब्लॉकेज है प्रेशर की वजह से, जो वेस्कुलर जो इम्पेयरमेंट है, ठीक है, इसको जो है ना अगर वेस्कुलर इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर जो है ना वेस्कुलर इम्पेयरमेंट है तो उसको हम क्लोज, अच्छा, अगर क्लोज लूप है, बोथ एंड और ऑब्स्ट्रक्टेड वल्वुलस जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना स्ट्रेंगुलेशन हुई है, ठीक है, या जो है ना हर्निएशन हुई है, हर्निएशन अगर एक पार्ट इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है ना हर्निएट होगा आगे से, ठीक है, तो जो हर्निएशन है उसका जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों साइड जो है ना ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, इसको क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और दूसरा है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन मतलब ये कि इसमें इंटेस्टाइन में एक मरोड़ सा आ जाता है, जिस तरह के हम एक चीज़ को जो है ना मरोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह के जो है ना घुमाते हैं, आगे इसमें पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, जिस तरह की ये पिक्चर है, ठीक है। इसमें जो है ना ये देखें आपके, इसमें जो है ना ये मरोड़ किया गया है, इसको घुमाया गया है, तो इसको जो है ना आप इसमें आप देखिए ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको जो है ना क्या कहते हैं, स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ। दीज ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू फैक्टर काज इधर पैरालिसिस और डेस्मोटेलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ये कुछ फैक्टर की वजह से हैं, ठीक, ये जो कुछ फैक्टर्स के वजह से जो है ना है, मतलब कि पैरालिसिस हुई है या मोटेलिटी, डेस्मोटेलिटी हुई है, ठीक है। मतलब ये जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, ठीक है, ये पैरालाइज्ड हो गया है, ठीक है, और या जो है ना क्या हुआ है, मोटेलिटी जो है ना इसमें, इसकी मोटेलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब है, ठीक है। जिस तरह की मोटेलिटी अगर जो पेरिस्टालिसिस है, जो मतलब कि नॉर्मल जो मूवमेंट है, ठीक है, इसकी अगर मोटेलिटी डिस्टर्ब हो जाए, ये जो मूवमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो इसको जो है ना हम फिर जो है ना क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। पैरालिसिस क्या होगी, पैरालिसिस पहले मैंने आपको बताया था कि जो
इसका जो नर्व कंडक्शन है, जिस तरह कि हमने बताया था कि एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में हम पोस्ट साइनैप और प्री साइनैप्सिस जो होती है, ठीक है, इसमें जो है ना फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन आते आगे जो है ना फिर ये आगे जो है ना फॉरवर्ड हो जाता है। अगर इसमें कोई जो है ना मसला है, न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है या इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो है ना इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, पेरिस्टालिसिस नहीं होगी तो इसको हम फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इलिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फंक्शनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और कोई सर्जरी के बाद जो है ना एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से जो है ना एक फंक्शनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव इल इज प्रेजेंट टू सम एक्सटेंट आफ्टर मोस्ट इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन, ठीक है, जो लेप्रोटमी होती है, लेप्रोटमी की वजह से जो है ना अक्सर लेप्रोटमी के बाद जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हम कहते हैं डायनेमिक और एडायनेमिक। डायनेमिक में हम क्या कहते हैं? डायनेमिक में हम कहते हैं कि पेरिस्टालिस इज वर्किंग अगेंस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पेरिस्टालिसिस जो अगर पेरिस्टालिसिस हो रही है लेकिन कैसी हो रही है? अगेंस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उसकी अगेंस्ट पेरिस्टालिसिस होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई फॉरेन बॉडी आई है, उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो है ना पेरिस्टालिसिस तो होगी। इट में आकर एन एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो है ना डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना ये एक्यूट या क्रॉनिक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन जो है ना फंक्शनल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यहाँ पे फॉरेन बॉडी आ जाती है या स्टूल जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टूल जो है ना सख्त हो जाता है, डिफेकेशन नहीं होता, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं। उस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट पेरिस्टालिसिस तो ऑलरेडी हो रही है, ठीक है, तो उस पेरिस्टालिसिस जो है ना, अगर पेरिस्टालिसिस हो रही है और वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। अच्छा, एडायनेमिक हम किसे कहते हैं? एडायनेमिक मतलब ये कि इसमें पेरिस्टालिसिस एब्सेंट है, पेरिस्टालिसिस है ही नहीं। अगर पेरिस्टालिसिस नहीं है तो जो कंटेंट है वो आगे कैसे जाएगा, ठीक है। जिस तरह के अगर जो है ना जो इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट आगे मूव करता है, ठीक है, वो पेरिस्टालिसिस के थ्रू मूव करता है। और पेरिस्टालिसिस ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन टू फॉरवर्ड द कंटेंट। जो कंटेंट है इंटेस्टाइन में, इसका जो है ना मूव फॉरवर्ड के लिए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जहाँ पे ये कंटेंट है वहाँ उसी जगह जो है ना वो वाली जगह क्या होगी? कंट्रैक्ट होगी, तो ये जो है ना आगे फिसल जाएगा, ठीक है, और जो आगे जाता है वो रिलैक्स होगी, ठीक है। फिर जब ये आगे जाएगा जो कंटेंट है वो वाली जगह जो है ना कंट्रैक्ट होगी और ये जो है ना आगे मूव करेगा। इसी तरह का ये जो नॉर्मल, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं और ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसको फिर हम एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अच्छा, डायनेमिक और वर्सेस एडायनेमिक। द ऑब्स्ट्रक्शन लीजन में भी, ठीक है, इंट्राल्यूमिनल, ठीक है, तो इंट्राल्यूमिनल क्या होगा? एक्स इम्पैक्टेड फीसिस फॉरेन बॉडीज गॉलस्टोन की वजह से, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल जो है ना, अगर डायनेमिक में इंट्राल्यूमिनल किसे कहते हैं कि एक्स इम्पैक्टेड फीसिस, ठीक है, जो है ना फीसिस जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फीसिस जो है ना उसका साइज बढ़ जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है, और या फॉरेन बॉडी की वजह से कि कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है वहाँ पे, और या जो है ना गॉलस्टोन की वजह से जो है ना क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और दूसरा है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल कोई मैलिग्नेंट या इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स की वजह से, ठीक है। मैलिग्नेंसी अगर जो है ना कहीं पे मैलिग्नेंसी हो जाती है वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, ठीक है। इस एक्स्ट्रा ग्रोथ को जो है ना मैलिग्नेंसी कहते हैं और एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से जो नॉर्मल पैसेज है ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और या जो है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन ये पहले जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, हम इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन के साइन क्या कहते हैं कि जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन और स्वेलिंग। अगर यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन है और स्वेलिंग है, स्वेलिंग हो जाती है तो क्या होगा? जो पैसेज है नैरो हो जाएगा,
फिर इस नैरोइंग को जो है ना फिर हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। या जो है ना इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स को जो है ना, या अगर यहाँ पे ट्यूमर आ जाता है, मैलिग्नेंसी आ जाती है, या इन्फ्लेमेटरी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसकी जो तंगी होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे भी अगर जो है ना एक नॉर्मल पैसेज है, एक वाल है, ठीक है, एक वे है, अगर यहाँ पे या मैलिग्नेंसी की वजह से और या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो तंगी बन जाती है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो गए हैं इस बंदे को, मतलब कि जो यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रल जो वे है, ठीक है, ये इसमें स्ट्रक्चर्स पड़ गए हैं, मतलब ये नैरो हो गया है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, तो जो यूरिन फ्लो है वो फिर सही नहीं जाएगा। अच्छा, फिर चौथा है एक्स्ट्रा म्यूरल इंटरपेरिटोनियल बैंड एन एडहेजन हर्नियाज वल्वस और इंटरसेप्शन। मतलब ये कि या कोई हर्निया हो गया या इंटरसेप्शन, मतलब कि जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन, ये जो नॉर्मल अगर इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन अपने आप में जो है ना घुस गए हैं, ठीक है, जिस तरह के आगे जो है ना पिक्चर आएगा। अच्छा, ये हो गया डायनेमिक। अब एडायनेमिक क्या कहते हैं? एलियस पोस्ट सर्जिकल जो है ना, एलियस या पोस्ट सर्जिकल जो है ना, अगर क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है लेप्रोटमी की वजह से, जो है ना लेप्रोटमी के बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, फ्रैक्शन हुआ हुआ है, मोटेलिटी डिजीज हो गई है, ठीक है, मतलब ये कि इसमें जो है ना पेरिस्टालिसिस हो नहीं रही, ठीक है, या हिशस्प्रिंग डिजीज है, ठीक है, हिशस्प्रिंग डिजीज में भी पेरिस्टालिसिस नहीं होती, ठीक है। तो डायनेमिक में आपने ये समझ लिया कि कोई जो है ना मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब एडायनेमिक में हम कहते हैं कि फंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन में मतलब ये कि क्या कहते हैं कि पेरिस्टालिसिस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव इल इज कोरिलेट विद डिग्री ऑफ सर्जिकल ट्रॉमा एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस है, ये जो है ना किन चीज़ से रिलेट करते हैं? डिग्री ऑफ सर्जिकल ट्रामा, ठीक है, सर्जरी के वक्त जो है ना अगर कोई ट्रामा हो जाता है या जिस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट एनाटॉमिक सेगमेंट ऑफ जीआईटी आल्सो रिकवर एट डिफरेंट रेट आफ्टर मैनिपुलेशन एंड ट्रामा, ठीक है। जिस तरह के अगर स्मॉल बाउल विद इन आवर्स आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है, जो स्मॉल बाउल मूवमेंट है ये कुछ घंटे जो है ना ऑपरेशन के बाद जो है ना ये रिकवर हो जाता है। स्टमक में टेक 24 to 48 आवर्स, ठीक है, और कोलन 3 to 5 डेज पोस्ट ऑप, ठीक है, ये रिकवर हो जाते हैं। मतलब कि जो जीआईटी का जो पूरा जीआईटी तो पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में जो है ना अपने अपने जो है ना जो क्या कहते हैं कि पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सेगमेंट है ये अपना जो है ना डिफरेंट टाइम लेता है रिकवर होने में, ठीक है। अच्छा, दिस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो है ना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जिसे जैसे कि अकर विद इन द फर्स्ट 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है। ये अगर 6 वीक के बाद, ऑपरेशन की 6 वीक के बाद जो है ना ये होगा। एक्यूट एडहेजन और रिस्पॉन्सिबल काज 90%, जो एक्यूट एडहेजन्स है ये 90% जो है ना एक्यूट एडहेजन्स होगी। और इसकी और जो काजेज है इंटरनल हर्निएशन हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है, या इंट्राम्यूरल हीमाटोमा हो सकता है। मतलब कि हर्निया तो आप समझते हैं कि मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर जो जगह हैं, अगर किसी और जगह पे कोई भी बॉडी पार्ट जो है ना मिसप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उसको हम हर्निएशन कहते हैं। एब्सेस जो है ना अगर एक्युमुलेशन ऑफ पस, एक सिस्ट बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना एक सिस्ट बन जाता है और उस सिस्ट में जो है ना पस पड़ जाता है, ठीक है, उसको हम एब्सेस कहते हैं। हीमाटोमा जो है ना आप समझते हैं कि हीमाटोमा एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, या जो है ना कैपिलरी में कैपिलरी हेमरेज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हीमाटोमा हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी जो है ना अभी तक जो है ना कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बाउल डिस्टेंशन जो है ना अगर होगी और इसके बाउल डिस्टेंशन की वजह से क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या हाइपर सिक्रीशन एल्ट्रेशन एंड मोटिलिटी आर फाउंड, बट येट द मैकेनिज्म और नट और रिस्पॉन्सिबल नट क्लियर। ये बाउल डिस्टेंशन हो सकता है, ठीक है, बाउल डिस्टेंशन की वजह से जो है ना अगर
बाउल डिस्टेंशन हो जाएगी तो बढ़ जाएगा जो बाउल है, और फिर इसकी वजह से जो है ना, या अगर एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या हाइपर सिक्रीशन जो है ना हो सकता है, या अल्ट्रेशन इन मोटेलिटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि मोटेलिटी पेरिस्टालिसिस नहीं हो रही जो है ना, ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, बाउल डिस्टेंशन है, एब्जॉर्प्शन है, लोअर एब्जॉर्प्शन है, या जो हाइपर सिक्रीशन है, या ये जो अल्ट्रेशन है मोटेलिटी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म है ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ये क्यों होता है। अच्छा, in opposite to old explanation that pathophysiology obstruction is due to decrease in blood flow responsible for these changes। अब जो है ना कुछ ओल्ड एक्सप्लेनेशन था ये, लेकिन अब जो है ना कुछ लोग समझते हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, जहाँ पे मतलब कि अगर इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, आप मतलब ये समझ लो, देखो अगर किसी भी बॉडी पार्ट को ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है ये डिक्रीज हो जाता है, तो अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम जाएगा, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स कम जाएगा और ऑक्सीजन भी कम जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन और अगर न्यूट्रिएंट्स कम जा रहा है तो उसका जो फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है इंटेस्टाइन का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टालिसिस है, कि मतलब जो इसमें जो कंटेंट है ये आगे मूव करना, ठीक है। फिर अगर ब्लड फ्लो कम जाएगा या नहीं जाएगा तो इसके वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो आगे फॉरवर्ड करना है कंटेंट का ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड एसोसिएशन विद इंट्राम्यूरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। या जो है ना अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज भी हो जाता है तो क्या होगा, एसोसिएशन विद इंट्राम्यूरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ब्लड फ्लो तो इंक्रीज होगी, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्वेलिंग की वजह से फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अच्छा, recent data shows mucosal production of reactive oxygen metabolites which modulate not gut motility but also permeability may be one important mediator of some changes seen in simple bowel obstruction। कुछ recent data जो है ना क्या कहते हैं कि mucosal production of reactive oxygen metabolites, ठीक है, कुछ जो है ना म्यूकोजल जो प्रोडक्शन है ये क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। क्या, कौन सी चीज़ को रिएक्टिव करता है, ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, जो कि जो ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स है ये क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं किस चीज़ को, गट मोटिलिटी को, ठीक है। गट मोटिलिटी को जो है ना सिर्फ मॉड्यूलेट नहीं करते हैं बल्कि जो है ना क्या करते हैं, परमेबिलिटी में भी वन इम्पॉर्टेंट मीडिएटर। अगर परमेबिलिटी जो है ना डिक्रीज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो है ना आप सम चेंजेस सीन इन सिंपल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो है ना सिंपल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ठीक है, ये क्यों होता है कि जो है ना कुछ म्यूकोजल जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इसके वजह से कुछ जो है ना ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स जो है ना वो रिलीज होते हैं। वो ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेट करते हैं किस चीज़ को, गट मोटिलिटी को और परमेबिलिटी को भी, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, मतलब काजेज क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन यानी एडहेजन 60% जो है जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है ये एडहेजन की वजह से हो सकते हैं। 90% जो है ना 20% हर्निया की वजह से हो सकते हैं। 5% न्यूप्लाज्म की वजह से हो सकते हैं। न्यूप्लाज्म मतलब ये कि कोई ट्यूमर हो गया या मैलिग्नेंसी हो गई जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है सेल्स का, वर्वुलस की वजह से हो सकते हैं। और जो बाकी है गॉल स्टोन, फॉरेन बॉडी इंटरसेप्शन या कोई फॉरेन बॉडी की वजह से या जो है ना गॉल स्टोन की वजह से जो है ना जो ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी वजह से हो सकते हैं।
अच्छा, जो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है ये कैंसर की वजह से 60% जो है ना ये कैंसर की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब जो है ना स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना एडहेजन की वजह से 60% होता है, और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना कैंसर की वजह से 60% जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये कैंसर की वजह से हो सकते हैं। डायवर्टिकुलर डिजीज 15% डायवर्टिकुलर डिजीज की वजह से हो सकते हैं। वल्वुलस के जो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है वल्वुलस जो है ना 15% वल्वुलस की वजह से हो सकता है, और जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है ये वल्वुलस की वजह से 5% हो सकते हैं। ठीक है। और जो बाकी है ये फीकल इन्फेक्शन की वजह से, हार्निया की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। ये जिस तरह के ये देखा कि जो हार्निया है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो इंटेस्टाइन है ये हर्निएट हो चुका है। ठीक है, पेरिटोनियम में। तो अब ये हर्निएट हो गया है, तो देखो ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर पिक्चर जो है, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे भी जो है ना प्रेशर आया, दोनों साइड पे प्रेशर आया, तो अब ये जो बॉडी पार्ट हर्निएट हो चुका है तो उसका प्रॉक्सिमल भी क्लोज है और डिस्टल भी क्लोज है, या एडहेजन्स की वजह से। एडहेजन्स किसे कहते हैं? ये जो दोनों इंटेस्टाइन है ये आपस में जो है ना जिस तरह की, मतलब मैं आपको समझाऊं, जिस तरह के मर्ज से नहीं होते, मर्ज से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्शन जो है ना मैंने आपको कहा कि इंटेस्टाइन में ही घुस जाता है। ठीक है। तो इसमें देखो जो है ना इंटरसेप्शन हुई है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये देखो ना यहाँ पे अगर जो ब्लड सप्लाई है वो तो अल्टर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेशर आ जाता है तो क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से जो है ना ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और वल्वुलस जिस तरह के जो है ना हम एक रस्सी को जो है ना मरोड़ देते हैं, ठीक है, मरोड़ नहीं मतलब कि घुमा देते हैं, ठीक है, नॉट जो लगाते हैं, गिर्रा लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस इसको किस तरह करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर कार्डिनल सिम्टम जो है इसका। ठीक है, क्या चीज़ें, कौन सी सिम्टम्स है, मतलब कि कार्डिनल सिम्टम मतलब ये कि ये जो टिपिकल सिम्टम है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, पेन है, ठीक है, वोमिटिंग, ठीक है, डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, पेन है, किसी को अगर पेन है, वोमिटिंग है, ठीक है, और वोमिटिंग क्यों की? क्योंकि आगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टमक कंटेंट आगे जाता ही नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंशन होगी और कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन अर्लियर सिम्टम विद प्रोमिनेंट वोमिटिंग एंड लेस डिस्टेंशन। ठीक है, जो अगर प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इसमें अर्लियर क्या होता है कि इसकी जो अर्लियर सिम्टम्स हैं वो ये क्या होता है कि प्रोमिनेंट वोमिटिंग एंड लेस डिस्टेंशन। ठीक है, इसमें वोमिटिंग जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होगी और डिस्टेंशन क्यों कम होगी। वाइल वोमिटिंग अनकॉमन इन कोलोन ऑब्स्ट्रक्शन टिल लेट स्टेज। ठीक है, और जो वोमिटिंग है ये कोलोन में जो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसमें लेटर स्टेज तक जो है ना वोमिटिंग नहीं होती। ठीक है। अच्छा, लोकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एलियस। ठीक है, जो पेन का जो लोकेशन है, ठीक है, और जो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने कोल्डेरा में हेल्थ असेसमेंट में हमने पढ़ा था हमने। अच्छा, कि वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एलियस। ठीक है, जो अगर कहीं पे पेन है, ठीक है, कौन सी जगह पे पेन है, ठीक है, ये जो है ना हमें बताते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है या एलियस है। विच सीवियर क्रैम्प and localized and mid of the abdomen and mechanical while diffuse and mild and alias। ठीक है, अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे सीवियर क्रैम्पिंग होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी? लोकलाइज एंड मिड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, और जो है ना अगर एलियस है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूज एंड माइल्ड। ये जो एब्डोमेन पेन है, जो क्रैम्प्स है, ये कम होगी इसमें। एग्जामिनेशन करेंगे आप,
फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिस तरह के पेन है तो पेन के असेसमेंट करेंगे, कोल्डेरा करेंगे, हम बाउल साउंड सुनेंगे, वाइटल साइन हम चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें पल्स है, रिस्पायरेशन है, टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है, हाइड्रेशन स्टेटस हम चेक करेंगे, ठीक है, कि जो है ना जो पेशेंट है हाइड्रेटेड है कि डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। अब लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, सीबीसी इंक्रीज, पीसीवी डिहाइड्रेशन, अगर जो है ना पीसीवी इंक्रीज है तो मतलब समझ लें आपके बंदा डिहाइड्रेटेड है, एंड इंक्रीज एनडब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। आरएफटीज इंक्रीज इन बर्न इन क्रिएटिनिन, ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट्स कहते हैं, ठीक है, आरएफटीज। तो इसमें बर्न और क्रिएटिनिन में जो है ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और एलडीएच का जो है ना हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि रिससिटेशन, ठीक है, एक तो हम रिससिटेशन करते हैं। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रीवियस सर्जरी, ठीक है, अगर प्रीवियस के जो है ना सर्जरी है या जो है ना इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है या एडवांस मैलिग्नेंसी है या अनसर्टन डायग्नोसिस है, ठीक है, इसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, फिर सर्जरी जो है ना हम किस जो है ना कब हम जो है ना सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी के लिए इंडिकेशंस क्या हैं कि जनरलाइज और लोकलाइज पेरिटोनाइटिस है, ठीक है, परफोरेशन है, इररिड्यूसिबल हर्निया है, ठीक है, पल्पेबल मास है कोई, या वर्जिन एब्डोमेन है, क्लोज लूप है, फेल्यूर टू इम्प्रूव, ठीक है, अगर मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि परफोरेशन भी है, मास भी है अंदर, ठीक है, या कोई मास है, ठीक है, या क्लोज लूप है मतलब कि बिल्कुल क्लोज हो चुका है, ठीक है, या जो है ना ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हुई है जो कि हम अगर मेडिसिन से जो है ना इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर हम सर्जरी करते हैं। इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इंक्रीज पेरिस्टालिसिस, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इंक्रीज पेरिस्टालिसिस, ठीक है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्यूट पेन क्या होता है, रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, और इंक्रीज पेरिस्टालिसिस की वजह से एक्यूट पेन होता है, ठीक है, सेकेंडरी टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और पेन की एज एविडेंस बाय पेशेंट स्टेटमेंट या जो है ना पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ फ्लूइड सेकेंडरी टू वॉमिटिंग, ठीक है, फ्लूइड डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड टू डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन है ये नहीं होगा, या जो है ना यहाँ पे वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वॉमिटिंग की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, तो इसलिए डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम होगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस इन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और वॉमिटिंग, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है ना ये इम्बैलेंस क्यों होगी, ठीक है, क्योंकि जो है ना अच्छा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो है ना, अगर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो कि बॉडी के रिक्वायरमेंट से कम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और वोमिटिंग है, इंटेस्टाइनल के ऑब्स्ट्रक्शन है तो एब्जॉर्प्शन नहीं है, अगर वोमिटिंग है तो जो कंटेंट वो खा रहे हैं वो वोमिट करता है, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो अगर फूड जो है ना या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या जो है ना वोमिट हो रही है तो इसमें जो है ना न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, पेशेंट को एंजाइटी है, क्यों एंजाइटी है, क्योंकि जो है ना पेशेंट को नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई उसको ये नहीं पता कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, डिजीज के बारे में, और जो है ना एविडेंस इसके क्या है आपके पास, क्योंकि जो है ना मरीज बार बार क्वेश्चन करते हैं कि ये जो है ना क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, मुझे कौन सी बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है, इस तरह के अगर क्वेश्चंस है, ठीक है, और आप जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल सकता है कि बंदा एंजाइटी में है।
अच्छा, इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? एसेस द लेवल ऑफ पेन, लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। हम जो है ना इसमें पेन की असेसमेंट करेंगे, ठीक है। एक जो है ना पेन स्केल में हम 0 to 10 जो पेन स्केल है इसमें जो है ना हम पेन को असेस करते हैं। लोकेशन हम चेक करेंगे कि कहाँ पे है, इंटेंसिटी हम चेक करेंगे, ड्यूरेशन हम चेक करेंगे पेन का कि जो है ना कब से कब तक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड प्रमोट रेस्टफुल इन्वायरमेंट। ऐसा पोजीशन जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे कि अगर जो है ना लेटे हुए, अगर जो है ना लेटरल पोजीशन पे वो कंफर्टेबल फील करता है, या जो है ना अगर प्रोन पोजीशन पे वो कंफर्टेबल फील करता है, नीचे जो है ना कोई तकिया रखता है, या इस तरह के जो भी क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। और रेस्टफुल इन्वायरमेंट जहाँ पे जो है ना वो रेस्ट कर सके। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन, कि फिजिशियन ने आपको जो फिजिशियन ने पेशेंट को जो एनाल्जेसिक्स एडवाइस की है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड की है, वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर करेंगे कि जो है ना कब किसी ने अगर फॉर एग्जांपल कोई डाइक्लोफेनिक सोडियम है, या जो है ना केटोरोलैक है फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, और इस लिखा हुआ है कि बीडी का नहीं है, ठीक है, या बीडी इंजेक्शन देना है, ठीक है, तो मतलब 2 टाइम पे आपने एनाल्जेसिक्स पेशेंट को देना है, ठीक है। अच्छा, मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे अगर क्या कहते हैं वोमिटिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन जो है ना वो रिस्क हो सकता है। तो हाइड्रेशन स्टेटस जो है ना आप पेशेंट का जो है ना चेक करेंगे और रिहाइड्रेट करेंगे पेशेंट को अगर डिहाइड्रेटेड है। स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, ठीक है। जो इनटेक और आउटपुट रिकॉर्ड है इट शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, ठीक है, कि मतलब जो है ना कितना कार है और कितना आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, कितना कार है, इनटेक क्या है और आउटपुट क्या है, जो है ना कितना जो है ना वो डिफिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर एज ऑर्डर, ठीक है, और फ्लूइड जो है ना आप एडमिनिस्टर करेंगे जितना आपको ऑर्डर किया गया है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड फॉर फीडिंग, ठीक है, एनजी ट्यूब जो है ना आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर एडवाइस किया गया है। प्रोवाइड लिक्विड डाइट रिच इन प्रोटीन एंड हाई कैलोरिक डाइट, encourage patient to and assist and doing oral care, ठीक है, पेशेंट को जो है ना हम इनकरेज करते हैं और पेशेंट को जो है ना साथ साथ हम ओरल केयर में असिस्ट करते हैं कि आप अपनी ओरल केयर करें, ठीक है। अगर कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो हम ओरल केयर देंगे। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है, इनटेक और आउटपुट इस तरह के पेशेंट में बहुत लाजमी है मॉनिटर करना। एसेस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एंजाइटी लेवल हम जो है ना चेक करेंगे। एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज कंडीशन एट द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, और जो डिजीज का जो कंडीशन है, ठीक है, जो उसका पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जो है ना आप इस कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर जो है ना एजुकेटेड पेशेंट है तो जो है ना आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर एजुकेटेड बंदा है तो उसके लिए समझना भी आसान है। अगर एजुकेटेड बंदा नहीं है, इलिटरेट है, और आप उसको जो है ना जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं या जो है ना मेडिकल जॉर्गन यूज़ करते हैं तो उसको तो समझ नहीं आएगा। तो पहले आप पेशेंट को एसेस करेंगे, उसका लेवल आप जो है ना चेक करेंगे कि उसका लेवल क्या है, एजुकेटेड है, कितना एजुकेटेड है, फिर उसी लेवल पे आप पेशेंट को एक्सप्लेनेशन देंगे। इनकरेज टू वेंटिलेट फीलिंग एंड क्लियर डाउट इफ एनी, ठीक है, इनकरेज टू वेंटिलेट फीलिंग एंड क्लियर डाउट्स इफ एनी। अगर कोई जो है ना पेशेंट को कोई जो है ना अगर डाउट्स है, ठीक है, या कोई जो है ना उसको कोई डाउट है या कोई इस तरह के फील कर रहे हैं कि उसको कोई शक है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इनकरेज करें कि वो पूछे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और बराए मेहरबानी इसको पढ़ लें। अगर किसी को यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई जो है ना कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बात याद रख लें कि ये बार बार मैं क्लास में भी ये कहता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि जो भी मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डू नॉट एवर हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चन,
कभी भी हेजिटेशन फील मत करें। हमेशा जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है, जहाँ पे भी अगर आपको एक वर्ड का माना भी समझ नहीं आता है, तो आप वैसे लॉकडाउन है ऑलरेडी जो है ना, आप सर्च करें देखें, अगर आप समझ नहीं आते हैं आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस। जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछिए। ये इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस और टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। थैंक यू सो मच। आप ये पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला है तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।